हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना को हराने के लिए भारत ने लॉकडाउन का रास्ता अपनाया। आज 60 दिन हो गए देश को लॉकडाउन में। एबीपी न्यूज पर 1 घंटे तक आप देखेंगे हमारी खास पेशकश। 60 दिनों में देश कोरोना से भी लड़ा, लॉकडाउन की मार झेलते भूखे प्यासे मीलों पैदल चलकर गांव की ओर पलायन करते मजदूरों को भी देखा। आखिर यह नौबत क्यों आई? सरकार की प्लानिंग में कमी थी या प्लानिंग पर सरकारी तंत्र सही तरीके से काम नहीं कर पाया? अभी देखिए, लॉकडाउन पास हुआ या फेल। रात 9:30 बजे यह भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बीते लॉकडाउन के 60 दिन। अरे यहाँ मरने से अच्छा माँ की गोद में मरेंगे, कम से कम उसका प्यार तो मिलेगा हमें। हम आप कान पकड़ता है सर, हम दिल्ली नहीं जाएगा बोला। धूम में चल रहे, मर गए तो ऊपर ठीक, नहीं मर गए तो अपने घर ठीक। देश में प्रवासी मजदूरों के पलायन की तस्वीरें हर दिन आपके सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें देखकर किसका दिल नहीं पसीजेगा। भूखे प्यासे अपने घर वापस जाने के लिए निकले इन लोगों का दर्द पूरा देश समझ रहा है। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले उंगली सरकार की तरफ ही उठती है। ये बात सही है कि बीमारी किसी के वश में नहीं है और कोई विपदा आती है तो वो किसी को बता कर नहीं आती। लेकिन अगर कोई विपदा आती है तो उससे निपटने का तरीका भी लोगों को ही निकालना पड़ता है। और बात जब देश के स्तर की हो तो इसका हल सरकारों को निकालना पड़ता है। लिहाजा अब ये बात धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है कि सरकार से कहीं ना कहीं कोई चूक तो हुई है। इस कहानी की शुरुआत जनवरी में ही हो गई थी। 30 जनवरी को भारत में चीन के वुहान से आए 3 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। यानी कि भारत में कोरोना जनवरी में ही दस्तक दे चुका था। ऐसा नहीं है कि इससे पहले भारत सरकार को चीन में फैल रहे कोरोना के बारे में जानकारी नहीं थी। देश और दुनिया भर की मीडिया में चीन के वुहान की तस्वीरें दिखाई जा रही थी। साफ है कि भारत में भी विदेश मंत्रालय से लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय और खुफिया एजेंसियां इस पर नजर रख रही होंगी। लेकिन ये महामारी भारत में भी बड़े पैमाने पर फैल सकती है, इसे लेकर बहुत ज्यादा गंभीर चर्चा नहीं हुई थी। इतना जरूर हुआ कि 17 जनवरी को भारत ने चीन और हांगकांग से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग जनवरी में शुरू कर दी। लेकिन कोरोना दुनिया के दूसरे देशों से भी आ सकता है, इसे लेकर ज्यादा दूरदर्शिता नहीं दिखाई गई। इसके बाद 2 फरवरी को सिंगापुर और थाईलैंड से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग शुरू हुई। 12 फरवरी को जापान और दक्षिण कोरिया से आने वालों की भी स्क्रीनिंग शुरू हुई, जबकि इटली से आने वालों की स्क्रीनिंग 26 फरवरी से ही शुरू हो पाई। लेकिन यूरोप के बाकी देशों से लोग आते रहे। भारत में यूनिवर्सल स्क्रीनिंग यानी कि विदेश से आने वाले सभी लोगों की स्क्रीनिंग 4 मार्च से शुरू हो पाई। 4 मार्च तक दुनिया के 76 देशों में मिलाकर कोरोना के 1 लाख से ज्यादा केस आ चुके थे। 4 मार्च तक भारत में भी कोरोना के 44 मरीजों की पुष्टि हो चुकी थी। एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग कैसे हो रही है और कैसे होनी चाहिए? मेडिकल प्रोफेशनल शुड बी देयर। अंदर मेडिकल प्रोफेशनल नहीं है? आई डोंट थिंक सो। किस तरह की जांच हुई आपकी दिल्ली एयरपोर्ट पर? सर जांच कोई नहीं हुआ, सिर्फ फॉर्म मिला, फॉर्म भर के दे दीजिए बस, खलास। भले ही देश में कोरोना संक्रमितों के आने की शुरुआत चीन से हुई हो, लेकिन फरवरी और मार्च के महीने में जो कोरोना संक्रमित लोग भारत आए उनमें ज्यादातर लोग यूरोपीय देशों से आए। ऐसे में जब तक सभी की स्क्रीनिंग का फैसला लिया गया तब तक लाखों लोग आ चुके थे। आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले के सवाल का जो सरकार ने जवाब दिया है, उससे आपको सरकार के रिस्पॉन्स का अंदाजा मिल जाएगा। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के मुताबिक 15 जनवरी से 23 मार्च के बीच विदेश से आने वाले 15,24,266 यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई। इस अवधि के दौरान डीजीसीए के मुताबिक देश में कुल 78,40,000 लोग विदेश से भारत आए।
यानी कि विदेश से आने वाले सिर्फ 19% लोगों की ही स्क्रीनिंग की गई थी। जानकारों का मानना है कि भारत ने विदेश से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग में बहुत देर की। कई संक्रमित बिना स्क्रीनिंग के ही देश में घुस आए थे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब भारत में पहला केस आया तब भी भारत को अगले 6 महीने के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं पर पाबंदी लगा देनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने ये फैसला लेने में 2 महीने का वक्त लगा दिया। सरकार ने 23 मार्च को देश में हर तरीके की हवाई यात्रा को बंद करने का फैसला लिया, यानी कि देश में पहला मामला आने के करीब 2 महीने बाद ये फैसला लिया गया। पर इतना जरूर है कि जनवरी से लेके मार्च 24 की रात को काफी टाइम था। कई मुल्कों में तो WHO की एडवाइजरीज निकल चुकी थी। मैं समझता हूं काफी टाइम था कि जो कि बैठ के सोच समझ के मीटिंग अफसर लोग जो है मीटिंग कर सकते थे, क्या कदम उठाया जाए। लॉकडाउन का सवाल है तो इटली में लॉकडाउन हो चुका था, चाइना में हो चुका था, मतलब वुहान में तो लॉकडाउन था ना, तो लॉकडाउन के क्या परिणाम होंगे ये भी स्पष्ट हो चुका था। तो मैं समझता हूं कि इस सब कुछ देख के मैं समझता हूं कि यहां इस मामले में कुछ कमजोरी रही कि इसके जो परिणाम हैं उनकी ठीक समझ नहीं थी। और जो समझ जो है ये आपका और हमारा काम नहीं है, ये काम है हमारे जो नेता लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे बाबू लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये राज करते हैं। आखिर में इनको समाज की पकड़ होनी चाहिए, इनको एक पकड़ होनी चाहिए जिससे कि इनको हाँ साहब अगर ये होगा तो ये होगा, नहीं तो इनको तनख्वाह क्यों मिलती है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च की रात 8 बजे ये ऐलान किया कि देश में 25 मार्च से 3 हफ्तों का लॉकडाउन शुरू किया जा रहा है। पीएम का कहना था कि अगर ये नहीं किया गया तो देश को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना वायरस की संक्रमण साइकिल तोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन का समय बहुत अहम है। अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो देश और आपका परिवार 21 साल पीछे चला जाएगा। जब पीएम मोदी ने ये फैसला लिया तो सभी ने इस फैसले का समर्थन किया। कोरोना को रोकने के लिए संक्रमित लोगों की चेन तोड़ना बहुत जरूरी था, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि सरकार ने लॉकडाउन का फैसला लेते वक्त देश के करोड़ों मजदूरों की रोजी रोटी के बारे में पूरा प्लान तैयार नहीं किया है। जल्दबाजी इसलिए थी कि मैं समझता हूं कि जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, हमारे नेता हों या बाबू हों, उनको जिनके ऊपर राज करें उनकी पकड़ ही नहीं है। वो अपनी दुनिया में रहते हैं, अपने बंगलों में रहते हैं, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक, वहां मीटिंग करते हैं, आदेश देते हैं, फतवे देते हैं, आदेश पे आदेश। कुछ लोग कह रहे हैं कि करीब 4000 आदेश निकले हैं पिछले 2-3 महीने में। यहां पे कमजोरी हो गई और उसका नतीजा, उसका परिणाम जो है हम आज देख रहे हैं और ये भूलेंगे नहीं लोग। इसका नतीजा ये हुआ कि देश के लाखों प्रवासी मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया। रातों रात उनके काम धंधे बंद हो गए और लाखों लोग बेरोजगार हो गए। जो लोग हर रोज कमाकर खाते थे उनके पास अब कुछ नहीं बचा था। उनके सामने कोरोना से ज्यादा बड़ा संकट घर से बेघर होने और भूखमरी का था। वहीं सरकार की तमाम कोशिशें लगातार नाकाफी साबित हो रही थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, in which 80 crore poor people, which is 2/3 of our population, and they're making sure that not one Garib remains without food. We have now come to say that everyone, each one will get, as per the existing thing, 5 kg of rice or 5 kg of wheat is given to them per month. अगर सब कुछ ठीक था तो मजदूर सड़क पर क्यों आए? सवाल बहुत सीधा सा है, क्या हमारी प्लानिंग में हम भूल गए कि मुंबई में, धारावी में 1.5 किलोमीटर के अंदर 2.5-3 लाख लोग रहते हैं? क्या हम ये भूल गए नोएडा, गाजियाबाद में तमाम प्रवासी मजदूर रहते हैं जो चल पड़ेंगे घरों की ओर?
हमारी प्लानिंग 24 मार्च के बाद लगता है कि मजदूरों की जगह नहीं थी उस प्लानिंग में। मैं एक बात कहता हूं जी, कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, ये तो आप मानते हैं। अगर आप जाके बंगाल में, महाराष्ट्र में सीधा हस्तक्षेप करेंगे तो वहां पर बवाल होता है। हमने पैसे देने का काम किया, ट्रेन देने का काम किया, ट्रेन का 85% खर्चा हमने वहन किया, जो सुविधाएं चाहिए थी हमने केंद्र से करने का प्रयास किया। अब कानून व्यवस्था तो वहां से जहां से मजदूर आ रहे हैं, वहां की राज्य सरकार को, अगर आप कहीं महाराष्ट्र में नहीं हुआ तो उद्धव जी से सवाल पूछने की बजाय या महागाड़ी सरकार से पूछने की बजाय आप मुझसे वो प्रश्न नहीं कर सकते। हमने तो उनके खातों में पैसा डाला, हमने तो उनका ट्रेन का खर्चा करने का किया, राशन का प्रावधान किया। अगर वहां पर वो विश्वास पैदा नहीं कर पाए तो उनसे प्रश्न बनता है। अभी भूख लगा है, अभी कोई जुगाड़ नहीं मिल रहा है, रास्ते में बिस्कुट खा के आए थे हम लोग। मुश्किल घड़ी में लोगों को अपना घर ही याद आता है। ऐसे में ये लोग दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों से यूपी और बिहार जाने के लिए पैदल ही निकल पड़े। जैसे ही लाखों मजदूर सड़क के रास्ते अपने घर जाने को निकले, देश में कोरोना फैलने का खतरा कई गुना बढ़ गया। 29 मार्च को गृह सचिव ने खतरे को भांपते हुए प्रवासी मजदूरों से रुकने की अपील की। फैक्ट्रियों और कंपनियों के मालिकों को भी कहा गया कि किसी को नौकरी से न निकाले और न ही किसी की सैलरी काटे। पीएम समेत सबको यही डर था कि अगर ये मजदूर कोरोना संक्रमण अपने गांव ले गए तो फिर इस महामारी को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरी आपसे प्रार्थना है और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहे। साफ है कि हर प्रवासी मजदूर ने पीएम की इस अपील को नहीं माना। बड़े बड़े शहरों से यूपी बिहार के छोटे छोटे गांवों तक जाने के लिए पलायन जारी रहा। पलायन की समस्या में आग में घी डालने का काम उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसला किया कि राजस्थान के कोटा में पढ़ रहे यूपी के छात्रों को वापस लाकर उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। योगी के इस फैसले के बाद देश के अलग अलग राज्यों से इसी तरीके की मांग उठने लगी। सवाल ये उठाया गया कि सिर्फ बच्चे ही क्यों, देश के अलग अलग राज्यों में रह रहे कामगारों को वापस लाकर उनके घरों तक क्यों नहीं पहुंचाया जाता। अगला जो बड़ा कदम आप उठाने वाले थे उसके बारे में सोच विचार किया कि नहीं? मतलब 2 महीना, 1 महीना बहुत टाइम होता है, 1 हफ्ता भी बहुत टाइम होता है। 1 हफ्ते में आप बैठ के अपने लोगों से एक टीम बना के कहते कि आप यहां बैठिए और सोचिए कि अब अगर हम ये कदम उठाएंगे इसके क्या परिणाम होंगे। अफसरों का काम क्या है? काम तो यही है ना कि हमको जो है सोच के परिणाम निकालें, पूछ लेते, फोन कर लेते, चीफ मिनिस्टर से बात कर लेते, किसी से कंसल्टेशन नहीं हुई। देखिए ये देश जो है ये एक कॉन्टिनेंट के बराबर है, सब कॉन्टिनेंट कहते हैं पर दरअसल ये कॉन्टिनेंट है। इसको केवल दिल्ली से नहीं चलाया जा सकता। सरकार के लिए बार बार लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला देश के लाखों करोड़ों मजदूरों के लिए चिंता का कारण बन रहा था। कमाई के साधन रुके हुए थे और किसी के हाथों में कोई पैसा नहीं था। पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान कर उम्मीद तो जगाई। कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। पीएम मोदी ने भले ही 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान कर दिया, लेकिन इसमें सभी मजदूरों को सीधे पैसा देने के बारे में साफ साफ कुछ नहीं कहा गया। ज्यादातर ऐलान लॉन्ग टर्म फायदे को ध्यान में रखकर किया, लेकिन तत्काल मदद पर ज्यादा जोर नहीं दिखा। कोई प्रबंध नहीं किया गया जिससे कि खाना पीना, कुछ जेब में पैसे जनधन के द्वारा या किसी भी द्वारा अगर पहुंचाए जाते तो मैं समझता हूं कि थोड़ा बहुत इसमें काबू किया जा सकता था। इसके बारे में कोई सोच नहीं रहा। सरकार जो है पैसे के मामले में बहुत कंजूसी दिखा रही है, बहुत कंजूसी। अभी भी जैसे वो कहते हैं कि हमने ये
ये वो किया है, जीडीपी 10% जीडीपी जो है हमने प्रबंध किया है। दरअसल जो है, जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो कहते हैं 0.1% है। आखिर क्यों हमारे जो गेस्ट वर्कर्स हैं, मैं गेस्ट वर्कर कहता हूं क्योंकि वो अपनी होम स्टेट से होस्ट स्टेट में आते हैं, अपना घर छोड़कर दूसरे राज्य के विकास के लिए आते हैं, देश के विकास के लिए आते हैं। क्या इन दो राज्यों की सरकारों की यह अहम जिम्मेदारी नहीं थी? जब केंद्र ने 80 करोड़ पहले लोगों को, पूरे भारतीयों को, फिर 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को अगर अनाज अपनी ओर से दिया, 11,000 करोड़ आपदा राहत के लिए दिया, तो आखिरकार राज्य कहां कमी रख गए? वापिस जाने के लिए अगर 85% ट्रेन का खर्चा मोदी सरकार सह रही है, आपका फूड और पानी दोनों, अगर भोजन और पानी दे रहे हैं मुफ्त में, तो उसके बाद भी राज्य क्यों ट्रेन से लेने में या अपने लोगों को वापस लेने में आनाकानी कर रहे हैं? मजदूर काम और पैसे के लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं, इसका एक उदाहरण मनरेगा के तहत काम के आवेदन से साफ है। 1 अप्रैल से 20 मई तक देश में 35 लाख लोगों ने आवेदन किया है। इसी अवधि में पिछले साल सिर्फ 1,80,000 लोगों ने ही आवेदन किया था। लेकिन सरकार के पास अभी सभी मजदूरों को देने के लिए काम नहीं है। हालांकि सरकार ने अब मनरेगा के तहत राशि 40,000 करोड़ से बढ़ाकर 1 लाख करोड़ करने का ऐलान किया है। आर्थिक संकट को देखते हुए सरकार ने अब लॉकडाउन में काफी रियायतें दे दी हैं। जो इलाके रेड जोन में हैं, उन्हें छोड़कर बाकी जगह धीरे धीरे चीजें खुलने लगी हैं। ट्रेनों से लेकर विमान सेवा भी अब शुरू की जा रही है। इन सब के बीच चिंता का कारण ये है कि कोरोना के मामले अभी कम नहीं हो रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सरकार इस स्थिति को संभालने के लिए तैयार है? हमारे मंत्रालय ने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर काम किया एंड हम लोगों ने देखा करीब 20 लाख डेथ्स अवर्ट किए हैं, 20 लाख केसेस अवर्ट किए हैं और डेथ्स अवर्ट है 53,000, 54,000 रफली। सरकार ने पहले कहा था कि 16 मई तक कोरोना काफी हद तक खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जब एबीपी न्यूज ने इस बारे में सरकार से पूछा तो कोरोना को लेकर बनी एम्पावर्ड कमेटी के अध्यक्ष वीके पॉल ने अपनी गलती को माना। और ये क्लेम बिल्कुल नहीं था और मैं चाहूंगा कि प्लीज इसको आप करेक्शन होनी चाहिए और जो गलतफहमी हुई है उसके लिए आई फील सॉरी एंड आई अपोलोजाइज, बट वो नहीं था, कन्वे करने का बिल्कुल मतलब नहीं था। और मैं भी चाहूंगा कि आप भी प्लीज इस तरह की चीजों को सुन भी लीजिए कि ट्रांसक्रिप्ट पे ऐसे था कि नहीं था। बट आई एम ग्रेटफुल दैट आपने इतने ध्यान से उस दिन चर्चा सुनी और आज भी आपने हमें मौका दिया। सरकार के पास कोरोना संक्रमण को रोकना और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की दोहरी जिम्मेदारी है, जो कि मौजूदा स्थिति में एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब तक कोरोना के खिलाफ कोई वैक्सीन या दवा भी नहीं आई है। ऐसे में हैंड को सैनिटाइज करना, फेस पर मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग ही इस खतरे से निपटने की एकमात्र उम्मीद नजर आ रही है।